अक्सर 498 के डिस्प्यूट में देखा गया है कि जो वाइफ होती है वो पूरे परिवार को घसीट लेती है। लेकिन एक स्टेप आज हम और आगे बढ़ते हैं। अक्सर ये भी देखते हैं हम कि कुछ महीनों तक तो ठीक है या कुछ 1-2 साल तक तो ठीक है, लेकिन वाइफ आजकल 2 साल 5 साल 10 साल ना जाने कितने सालों बाद पुराने जड़े मुर्दे उखाड़ती है और 498 की एफआईआर दर्ज कराती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई लिमिटेशन या कोई टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप 498 की एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, या फिर इसके पीछे कोई टाइम पीरियड नहीं है। आज जानेंगे उस पूरे डिटेल लॉ को और उस बात करेंगे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन लगता है और अगर आपने उस टाइम पीरियड में फाइल नहीं किया तो आपकी एफआईआर को हम खत्म कर देंगे। जानेंगे आज इस पूरे इस मुद्दे को इस खास वीडियो में। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम आप तक 498 के इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। हमने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाया था 498 पे, जहां हमने बताया था कि अगर आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जिनका 498 में कोई रोल नहीं था, उनके खिलाफ भी अगर एफआईआर दर्ज करा दी है वाइफ की साइड से, तो कैसे आप उसको खत्म करा सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं। आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि किस टाइम पीरियड के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और किस टाइम पीरियड के बाद अगर एफआईआर दर्ज होती है तो उस एफआईआर को शून्य घोषित किया जाएगा। इसको हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कमलेश कालरा नाम के एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, जिसको मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उसमें इस बात को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। उस केस में हुआ ये कि 2007 में हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, 2 साल वो साथ रहने का ट्राई करते हैं, लेकिन डिस्प्यूट जब आपस में बढ़ जाते हैं तो 2009 में फाइनली जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड का मैट्रिमोनियल होम छोड़कर घर चली जाती है। जब वो जाती है तो हस्बैंड भी फाइनली डिवोर्स पिटीशन उस पर लगा देता है और डिवोर्स पिटीशन लगाते हुए कहता है कि मुझे मेरी वाइफ के साथ नहीं रहना बिकॉज मेरी वाइफ ने मेरे साथ क्रूरल्टी की है। तब तक जो वाइफ होती है वो कुछ भी इस तरह का ग्राउंड लेके नहीं आती है कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ क्रूरल्टी की है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को नजरअंदाज करती है और टाइम उसमें धीरे धीरे निकलता जाता है। 2 साल 3 साल 4 साल निकल जाता है। फाइनली 2013 में एकदम से वाइफ को याद आता है कि यस मेरे साथ भी तो क्रूरल्टी हुई होगी। तो वो 2013 में यानी 4 साल के गैप के बाद 2013 में वो 498 की एफआईआर दर्ज कराती है उस हस्बैंड के खिलाफ जिसके साथ वो 4 साल से अलग रह रही है। और ना सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ बल्कि मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब फैमिली के खिलाफ 498 की एफआईआर दर्ज कराती है और ये एलिगेशन लगाती है कि इन लोगों ने मुझे दहेज के लिए तंग किया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को तो नहीं मानते, लेकिन मदर इन लॉ और हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है। पुलिस के सामने सवाल आता है कि इतने टाइम के बाद एफआईआर दर्ज हुई फिर भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्यों की। फिर भी पुलिस इस बात को नजरअंदाज करती है और फाइनली पुलिस हस्बैंड के खिलाफ और मदर इन लॉ के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है। चार्जशीट के बाद लंदन ट्रायल कोर्ट कॉग्निजेंस भी ले लेती है और वो कोर्ट में केस आगे चलता है और उसमें चार्ज भी फ्रेम हो जाते हैं। फाइनली हस्बैंड इस बात से पीड़ित होकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और हाई कोर्ट में जब वो 482 की पिटीशन लगाते हैं और इस पूरी नीचे की ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करते हैं, तो वो अपनी बात कहते हुए कहते हैं कि जब 2009 में हम अलग हो चुके हैं, 2009 में हमने डिवोर्स पिटीशन डाल दी, मेरी वाइफ का कुछ ऐसा एलिगेशन उस समय नहीं था उस डिवोर्स के रिप्लाई में, तो 4 साल बाद अगर 498 की एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज हुई है तो ये खत्म हो जानी चाहिए इसी ग्राउंड पे, क्योंकि उन्होंने बहुत डिले के बाद मेरे खिलाफ फाइल की है। हाई कोर्ट उनकी बात को एक्सेप्ट करती है और हस्बैंड के खिलाफ 498 की जो एलिगेशन होते हैं उस हद तक उस एफआईआर को क्वैश कर देती है। इस बात से एग्रीड होकर जब वाइफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तब सुप्रीम कोर्ट के सामने वापस ये मुद्दा उठता है कि क्या लिमिटेशन होना चाहिए और आज हम उसी बात को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सारे फैक्ट्स आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि जब 2009 में हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं और 13 के अंदर एक 498 की एफआईआर आ रही है तो क्या चलने योग्य है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को दोहराती है और सीआरपीसी के सेक्शन 468 सीआरपीसी को यूज करते हुए कहती है कि अगर 498 की एफआईआर है तो 3 साल के बाद वो फाइल नहीं की जानी चाहिए। इस बात को हम वापस दोहराते हैं और दोहराने से पहले सेक्शन 468 सीआरपीसी को पढ़ते हैं जो ये कहता है कि कोई भी कोर्ट अगर जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है तो 3 साल के बाद
अगर एफआईआर डिले से आ रही है तो उसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं सिंप्लीफाई भाषा में करके बताऊं तो आज मेरे साथ कोई अपराध होता है जिसमें 3 साल तक की सजा है, तो मेरे पास 3 साल तक का समय है उस बात को पुलिस थाने में ले जाने का। 3 साल के बाद में अगर उठ के जाऊं तो कोई भी कोर्ट मेरी बात नहीं सुनेगी। अब अगर हम बात करें 498 आईपीसी की, तो उसमें भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो एज पर 468 सीआरपीसी अगर 3 साल तक की सजा है तो आपको 3 साल तक पुलिस थाने में जाना चाहिए था। यानी अगर आप 2009 तक साथ रहे हैं और 2009 में आपके साथ क्रूरल्टी हुई है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2012 तक का समय था। अगर आपने 3 साल शांत रहे, आपने किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, एफआईआर दर्ज नहीं कराई, तो आप उठ के एकदम से नहीं आ सकते और ये नहीं कह सकते कि मेरे खिलाफ क्रूरल्टी हुई। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में डिस्कस किया, कई सारे उन्होंने जजमेंट का एनालिसिस किया और फाइनली ये लेट डाउन किया कि अगर 498 का मैटर है और अगर 3 साल से ज्यादा का गैप हो गया है और 3 साल कोई भी क्रूरल्टी नहीं हुई है, कोई कॉज ऑफ एक्शन अरेज नहीं हुआ है, तो उस हद तक हम 498 के एफआईआर को क्वैश कर सकते हैं। और इस केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के खिलाफ 498 का जो भी एलिगेशन या चार्ज था उस हद तक एफआईआर क्वैश कर दी। इस मैटर के अंदर जब 498 की बात चली तो 406 की भी बात आई, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 406 को क्वैश कर दिया। 406 में वाइफ की तरफ से एलिगेशन ये था कि जो मेरा स्त्रीधन था वो हस्बैंड की तरफ पड़ा है या हस्बैंड के पास पड़ा है, वो अभी तक वो मुझे नहीं दे रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में इसको डिस्कस किया और हाई कोर्ट के जजमेंट की सराहना करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जजमेंट में बहुत अच्छे से लिख दिया गया है कि वो जो भी आर्टिकल्स थे वो हस्बैंड देने को तैयार है, अब वो वाइफ भी लेने को तैयार नहीं है, तो इसमें हस्बैंड का कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 498 और 406 आईपीसी के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई थी इसको क्वैश कर दिया। इस जजमेंट से हम इस बात के एनालिसिस पा सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई क्रूअल्टी हुई है तो आपको 3 साल के अंदर आपको 498 की एफआईआर दर्ज करानी होगी। अगर आप हस्बैंड के साइड से हैं और आपको लगता है कि 3 साल के बाद अगर कोई एफआईआर आ रही है और 3 साल तक आपका अपनी पत्नी से कोई एक्सेस नहीं रहा है और आपकी कोई क्रूअल्टी नहीं हुई है किसी भी तरीके से, तो आप तुरंत इस जजमेंट का सहारा लेते हुए अपने हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी की पिटीशन लगा के एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं, क्योंकि इस पे लॉ ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 468 सीआरपीसी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बहुत साफ है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको इसमें दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाके बताइए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक इस तरह के वीडियोस लाते रहें। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।